वेलकम बैक। वेलकम बैक। हमारी अगली क्लास इंटीग्रल्स में। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे थे वो भी पढ़ेंगे और आज निश्चित भी शुरू करेंगे। जो निश्चित समाकलन है उनको भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज जो लास्ट टाइम तक हमने कर लिया है, जहां तक कर लिया है वो था हमारा लास्ट क्वेश्चन। चॉइस नंबर तक हमने कर लिया था और खंड से का थोड़ा सा टाइप के क्वेश्चन जो हम वो कर रहे थे, खंड से लगा रहे थे। और आगे बढ़े तो ये आ गया एक सवाल और, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का हमें, जय महाकाल, ये रहा हमारा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल, ये किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स डी एक्स किसके बराबर है? तो खंड से लगाना पड़ेगा। खंड से लगा दो। खंड से लगाने के लिए इसके साथ में एक मान लो, गुणा में एक और डी एक्स। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमारा, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। तो u हमारा बाहर, खंड से में u बाहर, v का समाकलन, फिर आपका u का अवकलन, v का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक का x, एक बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx का x हो गया, फिर दोबारा से समाकलन x। इसे t मान लो, इसे t मान लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, 0 माइनस 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बट्टा -2। dt बटा अंडर रूट टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी आगे, टी को ऊपर लेंगे तो टी की पावर -12 हो जाएगी। तो ये हो गया बट्टा 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा आ गया x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आ जाएगा बी वाला पार्ट, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सही है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन नंबर 26। ये सवाल भी खंड से वाले हैं, लेकिन इन सवालों में क्या होता है, एक समाकलन बनता है जिसपे आप खंड से लगाते हैं, फिर वो दूसरे समाकलन को कैंसिल आउट कर देता है, दूसरे को काट देता है। तो ये इस टाइप के सवाल है। इस टाइप के जो नॉर्मल सवाल होते हैं वो ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपके एक हिस्से में आप खंड से लगाएंगे और दूसरा हिस्सा जो होगा खंड से लगाने के बाद एक एक समाकलन दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। इस टाइप के सवाल नॉर्मली कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक टाइप ये भी है जब आपका e की पावर x हो और एक आपका f हो और एक आपका f डैश हो। ये एक फेमस टाइप का सवाल है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक हिस्से पे खंड से लगाते हैं, आप एक हिस्से पे खंड से लगाते हैं और
विस्तार करते हैं खंड से लगा के, दूसरे वाला हिस्सा इससे कट जाता है। देखो अब यहाँ पे आप खंड से लगा देते हैं, यहाँ आप खंड से लगा देते हैं। देखो आइलेटर आपको सीखने जाना है तो आप फिर बेसिक में जाइए, बेसिक लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आइलेट वाइलेट ये जो सब है, ये सब चीज़ें वहाँ मिलेगी, है ना। समझो यह बात को कि आप यहाँ आप कंपटीशन के लेवल पे हैं। कंपटीशन लेवल का मतलब है आपको बेसिक पता है, आपको बेसिक बातें जो है एटलीस्ट समाकलन की जो बेसिक बातें हैं वो सब पता है, खंड से क्या होता है, कैसे लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ जाना है। वहाँ आपको फाउंडेशन वाले में जाओ। अगर कोई को भी ये दिक्कत है कि भाई इससे यू क्यों कहा गया, इसको वी क्यों कहा गया, ये जो बेसिक कहानी समझनी है, तो फिर आप फाउंडेशन वाले लेक्चर में जाइए, बेसिक लेक्चर में जाइए। अब यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक सारा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर वो बेसिक वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है, डबल काम हो जाएगा फिर, और टाइम बिना मतलब में खराब होगा। तो यहाँ पे हम कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है सीधा उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उन पे कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ आप ये e की पावर x, ये एफ एक्स, तो इसे मैं है जो है वो रख लेता हूँ अवकलन समाकलन में, और इसे रख लेता हूँ मैं अवकलन में। इसे u नाम दे देता हूँ और इसे मैं v नाम दे देता हूँ। तो u बाहर, v का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x और dx माइनस, अब यहाँ पे आप अवकलन करेंगे, u का अवकलन करेंगे तो ये आपका एफ डैश हो जाएगा, इनटू e का हो जाएगा e की पावर x dx, और ये अगले वाला जो समाकलन था आपका वो वाला, है ना, ये समाकलन और ये कट गया। तो इनमें ऐसा होता है, और आपका आंसर आ गया, अच्छा dx, ये आपका आंसर आ गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस समाकलन नियतांक c, e की पावर x एफ एक्स प्लस c, e की पावर एफ एक्स प्लस c। तो क्लियर है ये। तो इस टाइप के जो सवाल है वो आप, अगर कोई सवाल इस में सेट होता हो तो उसका आंसर सीधा e की पावर x एफ एक्स हो जाएगा, अगर ऐसा सवाल बनता है। तो जैसे मैं इसको देखूं तो इसमें ये संभावना बन रही है e की पावर x, ऊपर एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो x प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा, बटा इसे अलग कर दो, ये 1 बटा x प्लस 4 प्लस माइनस 1 बटा x प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं, अगर मैं इसको एफ एक्स मानूं तो ये आपका अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। अगर मैं 1 बटा एक्स प्लस 4 को एफ एक्स मानूं तो माइनस 1 बटा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर जो है वो आपका एफ डैश हो जाएगा, मतलब ये एफ है तो वो एफ डैश हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स आपका होगा 1 बटा एक्स प्लस 4। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को जल्दी निपटा सकते हैं, फटाफट आंसर पे आ सकते हैं कि भाई ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से सीधा फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबा नहीं जाना पड़ेगा आपको। बस आपको इतना पता करना है कि फलन कौन है और कौन किसका अवकलन है। जो अवकलन है वो तो एफ डैश हो गया, जो खुद फलन है वो एफ हो गया, फिर आंसर क्या आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, ई की पावर x इंटू एफ एक्स, वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे भी ये सवाल देखो, ये सवाल सारे कुछ इस टाइप के काफी सवाल आते हैं, और बढ़िया सवाल है, ये बहुत अच्छे सवाल है, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जल्दी भी हो सकते हैं, ये जल्दी भी हो सकते हैं, और देखने में कंफ्यूज करते हैं, देखने में इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो वैसे बहुत बढ़िया सवाल है।
ठीक है ना। तो पेपर के लिहाज से एकदम परफेक्ट चीज है ये, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है। अब देखो ये रहा ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स, इसको आपको बनाना पड़ेगा पहले। इसे बनाना पड़ेगा इस रूप में कि एक एफ हो और एक एफ का डैश हो, एक एफ हो और एक एफ का डैश हो। तो हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस माइनस साइन ये आपका 1 माइनस कॉस हो गया अर्धक के हिसाब से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये 2 साइन स्क्वायर ऊपर आके 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। ये आ गया 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस बट्टा कॉट हो गया ये, है ना, माइनस कॉट एक्स बाई 2। अब देखो कौन एफ है और कौन एफ डैश है, कौन एफ है और कौन एफ डैश है, कौन एफ है कौन एफ डैश है। भाई दो ही संभावनाएं हैं, या तो आप इसको एफ मानो, मान लिया, इसका अवकलन करो, क्या ये आ रहा है, जवाब है नहीं आ रहा। इसका अवकलन करके देखो, इसे एफ मानो और इसका अवकलन करके देखो आ रहा है, नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा तो फिर उल्टे वाला ट्राई करो, ये ट्राई करो। अगर मैं इसको एफ मानूं तो क्या ये एफ डैश आएगा, जवाब है हाँ आएगा, आएगा तो डन, बस। या तो पहले वाला दूसरे का अवकलन होगा या दूसरे वाला पहले का अवकलन होगा, करके देख लो। पहले को एफ मानो, दूसरा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो गलत है। दूसरे को एफ मानो, पहला बनाओ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ये आंसर हो गया, ठीक है ना, सिंपल है। सही है। अगला सवाल, इसे देखो, बनाओ, कोशिश करो इसकी एक एक ट्राई करो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सुंदर, पकड़ लिया।
हाँ, बस देखो कुछ तो घुमाएगा यार, वो तो खेल खेलेगा ही, सवाल तो अपना खेल खेलेगा ही, है ना? सवाल तो अपना खेल खेलेगा ही। थोड़ा सोचना पड़ता है, ये करके देखूँ, ये करके देखूँ। काम करता कई बार ट्रिक आपकी काम करती है, कई बार नहीं काम करती, यही ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ट्रेनिंग में यही होता है कि आपको यही कर के देखना होता है, चलो ये बना के देख लूँ, फिर वो पता चला अरे नहीं काम कर रहा, चलो ये वाला बना के देख लूँ, काम कर रहा है, फिर ये वाला बना, और हर बार क्या हो रहा है, आप इम्प्रूव हो रहे हैं, हर बार आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। जैसे एक छोटा-सा अभी जो अभी आप लोग देखेंगे जो एआई चल रहा है, एआई को आपने पढ़ा होगा, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी आया है, एलएलएम, है ना? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो अभी एलएलएम जो आप जिसे एआई कहते हैं आज हम, जैसे चैट जीपीटी है या फिर और पता नहीं कितने सारे और चीज़ें अभी आ चुकी है, जैसे गूगल का भी आ चुका है, गूगल का बार्ड आ चुका है, गूगल बार्ड है, 2 हमने अभी लॉन्च किया है, एनवीडिया भी अपना लॉन्च कर रहा है एआई। तो बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो अपना एआई जो है वो लेके आ रही है, और एल ये एआई है क्या? एक्चुअली बाकी सब चीज़ें तो इनके ऊपर क्रिएट हो रही है। एक नीचे जो बेस में है, वो है एलएलएम। एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी जो ये जो कंटेंट आपका यूट्यूब पे या वेबसाइटों के ऊपर पड़ा है, जितना सारा कंटेंट पड़ा है, चाहे वो रशियन में हो, चाहे वो कोई जापानीज़ में हो, चाइनीज़ में हो, किसी भी भाषा में पड़ा है, जो पूरा वेबसाइटों के ऊपर जो कंटेंट पड़ा है, उस कंटेंट को वो पढ़ना जानता है, समझना जानता है, विश्लेषण करना जानता है। इस तरीके से आपने मशीन को ट्रेंड किया है। मशीन को आपको ट्रेंड किया है कि वो रशियन भी समझती है, वो चाइनीज़ समझती है, वो जापानीज़ समझती है, वो हिंदी समझती है, आपने उसको ट्रेंड कर दिया। अब ट्रेंड करने के बाद में उसमें कंप्यूटेशन पावर है, कंप्यूटेशन क्यों? क्योंकि मशीन है, मशीन के पास तो स्पीड ऑफ लाइट है, अब स्पीड ऑफ लाइट है तो वो फटाफट सारी चीज़ों को पढ़ लेती है। अच्छा पढ़ नहीं लेती, एनालाइज़ कर लेती है कि वो क्या कह रहा है। वो जो इंग्लिश में जो इस वेबसाइट के ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, उसको पढ़ लेती है। ये इनका काम होता है, ये एलएलएम होती है। तो इन्होंने कवर कर लिया। अब ये कवर करने के बाद जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी इससे कि भई आज की तारीख क्या है? आपने पूछा कि आज की तारीख क्या है? तो आप याद रखिए एआई आंसर नहीं दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न कोई सोचे कि वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, कोई और वो नहीं है। वो जाके सारी वेबसाइट पे जो डेटा पड़ा था, उसको उन्होंने एक जगह पे कवर किया हुआ है। फिर वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या-क्या बताया जा रहा है। आज की डेट का क्या मतलब होता है? तो वो जितने भी उसके रेफरेंसेस है उसमें वो ढूँढता है। अच्छा, अच्छा। फिर वो उसको एनालाइज़ करता है कि जब कोई कुछ पूछ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? फिर वो कि अच्छा इसकी डेट का आज ये अगर ये क्वेश्चन ये पूछता है कि आज की डेट क्या है? इसका मतलब ये बताना है कि ये क्या है? तो वो इस तरीके से वो ट्रेंड होता है। अब इनमें ख़ास बात क्या होती है? इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब शुरुआत में आप एलएलएम बनाते हो तो बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चे की तरह होता है, जैसे आपका बच्चा होता है। शुरुआत में आप उसे समझाते हैं, उसे वो तो लंबा समझाने के बाद समझ में आता है। कोई भी चीज़ आप समझाते हैं तो काफ़ी लंबी, काफ़ी सरल करके समझानी पड़ती है तब उसको समझ में आती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा 10 लाइनों के बजाय 5 ही लाइनों में समझ जाएगा। उससे अगली बार क्या होगा? उससे अगली बार वो 2 ही लाइनों में समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। और उससे अगली बार क्या होगा, धीरे-धीरे आपका जो बताने का तरीका है, वो शॉर्ट होता जाएगा और वो छोटे से शब्दों में भी आपकी बातों को समझने लग जाएगा। ये होता है एलएलएम का इम्प्रूवमेंट। तो एलएलएम जो है अभी आप चैट जीपीटी 3 देखेंगे, चैट जीपीटी 4 देखेंगे, चैट जीपीटी 5 देखेंगे, ये 4, 3, 5 क्या है? वो इवॉल्व हो रहा है। अच्छा इवॉल्व कैसे हुआ? चैट जीपीटी 3 को खोला दुनिया के लिए, दुनिया ने अपने सवाल पूछे, लोगों ने अपने सवाल पूछे, उसने कुछ गलत उत्तर दिए तो क्वेश्चन वाले ने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके बारे में उत्तर बताओ। तो वो लगातार आपके प्रश्नों से सीख रहा था। वो सीखता-सीखता चैट जीपीटी 4 बन गया। फिर उसने और सीखा और चैट जीपीटी 5 बन गया। तो वो मशीन जो है वो लर्न कर रही है, जैसे हम लर्न करते हैं। हम भी लर्न कर के वो भी लर्न कर के सीखती है, तो एलएलएम क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे जब आप गणित के सवाल निकालते हैं, बिल्कुल आप भी बिल्कुल एलएलएम मॉडल, क्योंकि ये जो मॉडल बने हैं कोई बाहर से नहीं लाए, ये ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को नोट करके ही बनाए गए। इंसान भी ऐसे ही डेवलप होता है। जब आप सवालों को निकालते हो सकता है पहली बार आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा हो, लेकिन विश्वास करिए ये गलत बेकार नहीं जा रहा, ये बेकार नहीं जा रहा, आपके अंदर न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं। उस सवाल के प्रति समझ जो है वो विकसित हो रही है। अगली बार निकालेंगे तो आप पिछली बार के मुकाबले कम हर्डल फेस करेंगे। थर्ड टाइम निकालेंगे तो और कम हर्डल फेस करेंगे। जितनी बार आप उसके साथ गुजरेंगे उतना आप इम्प्रूव होते जाएँगे। ये बड़ा पार्ट होता है। कल हम जैसे लाइव क्लास में बात कर रहे थे, उसमें वो जो एक स्टूडेंट था या जो बातें बता रहा था कि मैं बार-बार निकाल रहा हूँ। जब लास्ट टाइम निकालता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें लगभग याद सी हो जाती है। एक्चुअली याद हो जाती क्यों?
क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ने लग जाती है हर बार में आप इतने इवॉल्व हो जाते हैं कि अगली बार जब आप फर्स्ट टाइम जब इस सवाल को निकालेंगे तो मान लीजिए आपको 2 मिनट लगेंगे, नेक्स्ट टाइम आप निकालेंगे तो आपको पता होगा कि अब सोचने का कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या किया गया होगा, ये किया गया होगा, 1 प्लस कोट को कोसेक स्क्वायर निकाला गया होगा। अगली बार आपकी स्पीड और ही कम हो जाएगी, अगली बार आप 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर लिखोगे नहीं, आप समझ ही जाओगे कि ये कोसेक स्क्वायर है, ये आपका कोट माइनस कोट जो है ये एफ होगा, इसका अवकलन ये होगा, बात खत्म। तो ये स्पीड है जो आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इसमें विश्वास करो, पहली बार आपसे कोई नहीं हो रहा है तो वो फर्स्ट टाइम है, आप उस चीज को 1 बार 2 बार 3 बार गुजरो, फिर देखो हर बार आप बेहतर होते ही जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे। आज कोई भी अगर अच्छा है तो वो इस रिकर्जन से बार बार गुजरा है, इस इटरेशन से बार बार गुजरा है, तब वो अच्छा है। आज हम भी अगर अच्छे हैं, अगर हमें लगता है कि आपको लगता है कि हमें अच्छी मैथ्स आती है, तो वो इसलिए आती है कि हम बार बार पढ़ाते हैं, हम बार बार पढ़ाते हैं और बार बार पढ़ाने में उनमें बार बार गुजरते हैं, बार बार गुजरते हैं, तो हम भी अच्छे हो गए, हम भी ऐसे ही हुए। तो यहाँ इंसान जो डेवलप हो रहा है, जो इवॉल्व हो रहा है, वो एलएलएम मॉडल की तरह है। पहली बार जब चीजों को देखता है परेशान होता है, अगली बार चाहे परेशानी 10% ही कम होती है, उससे अगली बार आपकी 10% और कम हो तो अगली बार और 10% कम हो जाती है। हर बार जब आप कोर्स से गुजरते हैं आपकी प्रॉब्लम्स कम होती चली जाती है, आपकी समझ बढ़ती चली जाती है, आप इवॉल्व होते चले जाते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि अब कोई ना पहली बार से मुझे पहली बार में सवाल नहीं हो रहे, तो किसी से नहीं होते पहली बार। चैट जीपीटी 1 जो आया था, चैट जीपीटी जो 1 आया था, उनको लॉन्च ही नहीं किया था उन्होंने, पब्लिक डोमेन में रखा ही नहीं था, इसलिए नहीं रखा था कि चैट जीपीटी 1 को जब डाल देंगे तो वो बच्चे की तरह है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा और क्या उत्तर देगा, तो इसलिए चैट जीपीटी 1 को उन्होंने अपने पास रखा, चैट जीपीटी 2 को भी अपने पास रखा, किसी को नहीं बताया। जब चैट जीपीटी 3 इतना बड़ा हो गया, 8-9 साल का बच्चा हो गया कि एटलीस्ट कम से कम गलत जवाब, फालतू जवाब तो नहीं देगा, तब पब्लिक डोमेन के लिए ओपन किया। अभी एक साइट चलती है, आप लोगों ने मिड जर्नी के नाम से नाम सुना होगा, जो लोग नेट पे रहते हैं या जो अपडेट रहे, मिड जर्नी देखिए। मिड जर्नी जो है वेबसाइट डेवलप, वो इमेज डेवलप करती है, उसको ओपन किया हुआ है, सब लोगों के लिए ओपन किया हुआ, जाओ अपनी इमेज बनाओ। क्या लगता है वो दान कर रहे हैं? नहीं, फिर से बेवकूफी कर रहे हैं, वो दान नहीं कर रहे हैं। मिड जर्नी के सर्वर को उन लोगों ने आउट किया हुआ है ताकि आप जो चाहे इमेज बनाओ। लोगों को लग रहा है कि फ्री है, नहीं वो फ्री नहीं है, वो सीख रहा है आपसे। आप वहां जाके अपने प्रॉम्प्ट डालते हैं, फोटो बनवाते हैं, लेकिन आप सीखे ना सीखे, वो जो पीछे मॉडल है वो लगातार आपकी बातों को सीख रहा है और इवॉल्व हो रहा है। जिस दिन वो इतना अच्छा इवॉल्व हो जाएगा कि कंपनी को लगेगा कि अब फोकट में बांटने की जरूरत नहीं है, अब फोकट में बांटने की जरूरत नहीं है, अब पैसे लेने शुरू कर दो, उस दिन वो बंद करके और उसका पेमेंट गेटवे लगा देंगे, इतना पैसा लगेगा एक फोटो बनाने का। अभी वो क्या करवा रहे हैं, अभी वो आपसे सिखवा रहे हैं उसको। एक बच्चे को दे दिया आपको पालने के लिए कि लो इसको पालो, आप उसको पाल पूछ के बड़ा कर देंगे, फिर वो आके ले जाएंगे, हो गया बच्चा बड़ा, अब हमें दे दो। जब वो कमाने की बारी आएगी तब वो ले जाएंगे, बोला ठीक है पाल दिया बहुत बढ़िया, अब बच्चा मेरा है, अब मुझे कमा के देगा। तो ये वैसा है जो ये जो अभी चल रहा है ना, एआई में आपको फ्री एआई मिल रहा है। आप जब माइक्रोसॉफ्ट में जाइए आपको फ्री एआई मिलता है। ये क्यों मिलता है फ्री? इसलिए मिल रहा है कि वो भी बच्चे अभी वो सीख रहे हैं, और सिखा कौन रहा है? हम लोग, हम जो पब्लिक है वो उसको सिखा रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं। जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा कंपनी वापस ले जाएगी, पैसे लगा देगी कि लो पैसे दो, इसको पैसे दो, फिर इस बच्चे को आप काम में ले सकते हो। तो कमाने की बारी आएगी तब ले जाएंगे। तो ये एलएलएम मॉडल की तरह, इसे बाकी कंपनियां जैसे यूज कर रही है वो अलग है, आप अपने हिसाब से समझो कि हम भी ऐसे ही इवॉल्व होते हैं, हम भी ऐसे ही बेटर होंगे। जितना ज्यादा एक्सपोजर हमारा आएगा हम उतना बेहतर होंगे, है ना, जितना ज्यादा एक्सपोजर आएगा उतना हम बेटर होंगे। तो इनसे घबराइए मत कि ये सवाल टफ है, मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, कोई डाउट नहीं है। पहली बार हो सकता है बहुत मुश्किल हो, लेकिन गारंटी लेता हूं सेकंड टाइम ये 10% ईजी हो जाएंगे, सेकंड टाइम 10% ईजी हो जाएंगे, और थर्ड टाइम और 10% ईजी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो e की पावर x, 1 प्लस कोड बन गया आपका कोसेक स्क्वायर x प्लस माइनस कोट x, ये आपका, इसको आप f मानिए और इसका अवकलन करिए, ये f डैश आ गया। e की पावर x इंटू एफ एक्स की जगह माइनस कोट x, माइनस e की पावर x कोट x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब चलते हैं निश्चित समाकलन की तरफ, लिमिट वाले समाकलन की तरफ। तो सीधा है ये वाले, वैसे के वैसे ही है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो फंक्शन है उसका समाकलन करो
और उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो। और ये चीजें मैं बता चुका कि समाकलन का क्या मतलब होता है ना। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि भैया आपको पता करना है कि एफ किसके अवकलन से आया है। एफ किसके अवकलन से आया मतलब एफ का समाकलन क्या है। एफ किसके अवकलन से आया मतलब समाकलन क्या है। फिर उसमें आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। कमाल मतलब मैथ्स में कई चीजें तो इतनी कमाल की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कई बार जब आप चीजों को कैसे पढ़ते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। नॉर्मली अब जैसे एक नॉर्मली बच्चा होता है, जब शुरुआत में आप पढ़ते हैं तो चीजों के मायने होते हैं कि भाई इसका समाकलन में ये हो जाएगा। एक्चुअली ये इसका समाकलन नहीं है, ये थोड़ा सा गलतफहमी। ये इसका समाकलन नहीं है, ये कह रहा है कि ये चीज उतना ही मान देगी जितना ये चीज है। इस चीज का मान उतना ही है जितना इस चीज का मान है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इस चीज का मान निकालने के बजाय आप इस चीज का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आसान है, निकालने में ये आसान है, निकालने में ये आसान है। समझ रहे बातों को। हम उसके इक्विवेलेंट चीज जो है, जो उसके इक्वल चीज है, हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। वो इजी है निकालने में, हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। हम याद करें, हम जो ओरिजिनल समाकलन है उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। हमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो कहती है कि ये जो समाकलन है इसकी वैल्यू इसके बराबर है, आप ये निकाल लो, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअल समाकलन की वैल्यू आपने नहीं निकाली है, आपने समाकलन की जो इक्वल चीज है उसकी वैल्यू निकाली है, और वो उसके बराबर है। ठीक है ना। दो अलग अलग चीजें, बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, कि ये जो बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह आपको एक उपयोगिता देता है कि भाई आप लेफ्ट निकाल रहे हो, लेफ्ट निकाल रहे हो, नहीं निकल रहा आपसे लेफ्ट, आप लेफ्ट या मुश्किल है निकालना, लेफ्ट मुश्किल है, आप राइट निकाल लो। आपको लेफ्ट निकालना मुश्किल लग रहा है, आप राइट निकाल लो। और लेफ्ट और राइट बराबर है, तो वो जो राइट आप जो निकालोगे वही लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं कि आपने समाकलन निकाल दिए, समाकलन की वैल्यू नहीं निकाली है, ये इसके बराबर था, आपने इसकी वैल्यू निकाली और ये दोनों बराबर थे, तो इसको इसकी वैल्यू प्राप्त होगी और ये इसने यूज कर लिया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं और मेरा कोई दोस्त है, वो हम दोनों सेम साइज के हैं, हमारा साइज सेम है, मतलब कद काठी सेम है, तो है ना, मुझे कपड़े लाने थे, तो मैंने कह दिया यार तू एक काम कर, तू ले आ, तू मेरे साइज का ही है, तू कपड़े ले आ, और तू लाएगा, फिर मेरे पास तो टाइम है नहीं, तू ले आ। तो वो मेरा दोस्त है, वो बाजार गया, वो अपने साइज के हिसाब से कपड़े ले आया, और वो कपड़े मैंने पहन लिए। क्या मैं कपड़े लेके आया? नहीं। कौन लेके आया? वो लेके आया, क्योंकि वो मेरे इक्वल है, तो वो ले आया, उसी के मेरे काम आ गए। तो ये पार्ट है, इसमें बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्या गलत है, लेकिन समझने में समझना होगा आपको कि ये दोनों में एक अंतर है। फिर भी एक अंतर है दोनों में, कि मैं नहीं गया हूं कपड़े लेने, वो गया है कपड़े लेने में, उसका फायदा मुझे मिला है ना। ये पार्ट ज्यादा है इसमें, कि कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है आपको, वो कहती है ये वाली वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू इसी के बराबर है। यानी आपको एक छोटा तरीका देती है सॉल्व करने का। जैसे मेरे दोस्त ने मेरी मदद कर दी कपड़े लाने में, बस वैसा ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x³/3। ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगला बढ़िया है। हाँ, अच्छी चीज है, होने भी चाहिए आपको, कि मैथ जो है वो रियलिटी से कनेक्ट हो, ये जरूरी है।
आप लोग मैथ्स को पढ़ते हैं, आप लोग मैथ्स को सीखते हैं, अगर आप मैथ्स को रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वास्तविकता के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, एज ए टीचर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो फिर आप बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो कैसे कनेक्ट करेगा उसको? तो पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि हर चीज जो आप पढ़ रहे हैं उसका किसी न किसी वास्तविकता से कोई ना कोई लेना देना हो, वो वास्तविकता में किसी न किसी उदाहरण से जुड़ सके। ये बहुत जरूरी होता है, वरना तो ये सिर्फ एक वो मैथ्स सिर्फ इक्वेशन समीकरण बन के रह जाएगी, जबकि हर चीज कोई ना कोई चीज से कनेक्ट होती ही होती है। ये आंसर आ गया। अच्छा, अब एक काम करिए, छोटा सा एग्जांपल बताओ कि ये चीज बताइए कि ये चीज जो अभी हमने बनाई है, हमारे 82/3 आया, एक एग्जांपल दीजिए 82/3 क्या चीज है? एक एग्जांपल बताइए कि 82/3 क्या चीज है? जो भी आपका आंसर आया और आपने ये सब कुछ किया है सारा, और करने के बाद आपका 82/3 आया, क्या है 82/3? 82/3 क्या है? ये जो 82/3 आया है ये क्या है? इन सबको समझाइए कि ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? इसे समझाओ, सोचो, अपने दिमाग में ही सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये आप लोग जो यूज कर रहे हैं अभी वर्ड, आप लोग कह रहे हो सम, ठीक, सम। कोई कह रहा है सम आएगा, कोई कहेगा कि एरिया आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या एरिया दूरी हो सकता है? क्या एरिया दूरी हो सकता है? क्या एरिया दूरी हो सकता है? क्या एरिया और दूरी एक हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, जो एरिया एरिया समझ रहे हैं। क्या एरिया दूरी हो सकता है? यहाँ जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो समाकलन होगा ये दूरी निकालेगा, ये जो समाकलन होगा ये एरिया निकालेगा, क्या वो एरिया दूरी हो सकता है? यहाँ पे जो कंफ्यूजन आएगी, आप लोगों को लग रहा होगा एरिया, यहाँ एरिया का जो वर्ड है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। एरिया वर्ड जो होता है ना, एरिया जो चीज होती है, एरिया का मतलब वो वाला एरिया नहीं होता जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। हम जो एरिया, जिसको एरिया पढ़ते हैं, वो होता है जो वस्तुएं होती है, जैसे वृत्त है, दिग्वृत्त है, परवलय है, या फिर त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल जो आप पढ़ते हैं, ये वो क्षेत्रफल वाला आइडिया वैसा नहीं है कि मीटर का स्क्वायर टाइप का, ये वो नहीं है। एरिया एक्चुअली वर्ड बनाया जाता है आपकी दो दूरियों के गुणनफल से, दो दूरियों के गुणनफल से। आ जाओ, देखो इसे समझते हैं। जैसे ये आपका ग्राफ होगा, कुछ तो बनेगा, कोई तो डिजाइन बनाएगा, कोई तो कर्व बनाएगा। मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये वाला कर्व तैयार हुआ,
ठीक है, ये आपका कर्व तैयार हो गया 2x² + 5। ठीक है, ध्यान से समझना एक बार बात को। ये 2x² + 5 हो गया। आपने किया 1 से लेकर 3 तक, तो ये 1 यहां मान लेता हूं, और ये 3 हो गया। ठीक है, हो गया। अब आपका जो इस समाकलन दर्शाता है, जिसे हम बोलते हैं कि एरिया दर्शाता है, यानी ये वाला एरिया आपका आ गया, और आपको लग रहा है कि ये क्षेत्रफल आया, आपको लग रहा है ये क्षेत्रफल आया, तो एक हिस्से से आप बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है कि अंडर द कर्व एरिया आ गया। जो अंडर द कर्व है वो एरिया आ गया। लेकिन रुको, एक बात थमो, एक गड़बड़ है समझ में। यहां तक परफेक्ट है, यहां तक आपके समझ में कोई गलती नहीं है कि ये जो आया है, ये अंडर द कर्व जो एरिया बना है वो सारा एरिया आ गया। लेकिन ये एरिया है कौन? ये एरिया यहाँ ये जो बना है ये क्या है? ये कौन सी चीज बनी है? ये एरिया आ गया, मान लो आ गया हमारा 82/, ये 82/3 है क्या? आप कहोगे एरिया है, बिल्कुल एरिया है 82/3, लेकिन एरिया में भी क्या है? एरिया में भी ये क्या है? तो वो समझना जरूरी है, वो आपको बताएगा। आपका एक्स एक्स पे आपने क्या लिया है, आपने एक्स एक्स पे क्या लिया है, और आपने वाई एक्स पे क्या लिया है। आपने जो भी एक्स एक्स पे लिया है, जो वाई एक्स पे लिया है, उस पर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्स पे मान लीजिए मैंने टाइम लिया है, इधर टाइम है, समय को मैंने एक्स एक्स पे लिया है। ये जो एक्स का मान है वो एक्चुअली टाइम है, एक्स एक्स पे जो मान है वो टाइम है। और इससे जो आंसर आएगा, इससे जो भी आंसर आएगा, वो मान लीजिए वेग है, ये गाड़ी का वेग है, गाड़ी का वेग है, तो वेग इधर आ गया। मैंने ये फॉर्मूला तय कर दिया कि ये मेरे वेग का फॉर्मूला है। एक्स का मतलब टाइम है, एक्स की वैल्यू मतलब टाइम की वैल्यू, मैं टाइम रखूंगा, किस टाइम पे क्या वेग है, किस टाइम पे क्या वेग है, ये मुझे मिलता रहेगा। मैंने एक्स का मान 1 सेकंड रखा, 2 सेकंड रखा, 3 सेकंड रखा, तो मुझे वेग मिलता रहेगा कितना कितना वेग है। और मान लो ये ग्राफ मेरे वेग का बन गया। तो अब यहाँ पे एरिया क्या हुआ? एरिया हुआ आपका, एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक आपका है, एक वेग है, एक समय है, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल आया, इन दोनों का गुणनफल आया v इंटू टी। तो v इंटू टी कितना हुआ? v इंटू टी, वेग को समय से गुणा करें तो क्या बनता है? दूरी। तो यहाँ पे जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूरी को। ये जो 82/3 आया है, ये आपके पास दूरी आई है, 82/3 आपके पास दूरी आई है। अगर यहां पर x का मतलब समय से है, इस फलन का मतलब वेग से है, तो ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी को। ये टोटल एरिया इक्वल्स टू दूरी, जितनी देर गाड़ी 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक जो चली है, और उसने जो दूरी तय की है, ये दूरी का मान है। ये दूरी आई है कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है। अब आपको एरिया और दूरी बराबर कैसे हो गए? तो मैंने पहले ही कहा था, ये वो वाला एरिया नहीं है जिसको आप समझते हैं। ये वो वाला एरिया नहीं है जो त्रिभुजों वाला, चतुर्भुज वाला, वो जो एरिया है। यहाँ पे एरिया, ये आप एक्स एक्स पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्स पे क्या ले रहे हैं, इन दोनों से जो बन रहा है वो एरिया है। तो वो कोई भी चीज बन सकती है, वो कोई भी चीज बन सकती है। हाँ, अगर एक्स एक्स पे आप लंबाई लेते हो, वाई एक्स पे आप चौड़ाई लेते हो, तो आयत का क्षेत्रफल बन जाएगा। यहाँ पे तब वो वाला एरिया आ जाएगा आपका, जो एक्चुअल में जिसको एरिया एरिया कहते हैं, ये वो वाला एरिया आ जाएगा। अदरवाइज जो भी आप एक्स एक्स पे ले रहे हैं, जो भी आप वाई एक्स पे ले रहे हैं, वो जो दो चीजें ले रहे हैं, उनके गुणनफल से जो बनेगी, उन दोनों के गुणनफल से जो बनेगी एरिया, उसको रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों के जो आपने एक्स एक्स पे डाला है और जो आपने वाई एक्स पे डाला है, इन दोनों पे जो आपने डाला है, इन दोनों के गुणनफल से जो भी राशि बनेगी, ये उस राशि को दर्शाएगा, ये उस चीज को दर्शाएगा। बात समझ रहे हैं आप? चलो और एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ये आप एक कर्व है, थीटा का मान रखोगे, आर का मान आपके पास आएगा। थीटा का मान रखोगे, आर का मान आएगा। ये आपका थीटा या आपका आर, और ये आपका मान लो कर्व है, और यहां से शुरू करते हैं, यहां तक जाते हैं।
समाकलन करोगे, समाकलन आपको इसका एरिया दे देगा, सही है। समाकलन करोगे आपको इसका एरिया दे देगा θ1 से लेकर θ2 पे। लेकिन यहाँ एरिया है कौन, बात वही सही है। इसको आप सम बोलो तो भी वही बात है, एरिया बोलो तो भी वही बात है, लेकिन समझना ये है कि एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे। यहाँ एरिया का मतलब क्या है, आर थीटा। आर गुणा थीटा क्या बनाता है, त्रिज्या को अगर कोण से गुणा कर दिया जाए, कोण बराबर होता है, कोण का फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप बराबर हो गया कोण गुणा त्रिज्या। तो यहां जो भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्षेत्रफल आपकी चाप की लंबाई आएगी। ये जो एरिया निकलेगा, जितना भी एरिया आएगा वो चाप की लंबाई आएगा। उस कर्व में जो चाप की लंबाई है वो निकलेगा, वो चाप की लंबाई निकलेगा आपकी। ये जो कर्व होगा, ये जो आप एरिया निकालेंगे, ये एरिया चाप की लंबाई को प्रदर्शित करेगा कि उस कर्व पे, जो ये जो कर्व आपने बनाया है, इस कर्व में θ1 से लेकर θ2 तक जो चाप है, उस चाप की लंबाई कितनी है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बात समझ रहे हैं कि एरिया क्या है, जिसको आप एरिया एरिया बोलते हैं। एक्चुअली में इसीलिए रीमान ने इसको एरिया वर्ड कहा ही नहीं। रीमान ने एरिया वर्ड नहीं कहा, रीमान ने कहा सम। ये सम है। अब ये सम कोई भी हो सकता है, ये सम का, तो रीमान ने वर्ड यूज, बेटर वर्ड यूज किया सम, कि जोड़ है। अब ये जोड़ किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने एक्स किसको कहा है और वाई किसको कहा है। जिसको भी आपने एक्स और वाई कहा है, उनके गुणनफल से जो राशि बनती है, ये सम उसका है, ये सम उसका है। बात समझ रहे हैं, ये सम किसका है, ये सम है जो आपने x और f लिया है। जो भी आपका x है, इसको मैं y नाम दे दूं या जो भी नाम है, इसका y नाम रख लो। x इंटू वाई से जो भी राशि बनी है, सम ऑफ एक्स वाई। ये x गुणा y से जो भी राशि बनी है, ये उसका जोड़ आया है, ये उसका जोड़ आया है। आपने x पे क्या लिया है, आपने y पे क्या लिया है, जो भी आपने लिया है, उन दोनों के गुणनफल से जो भी राशि बनी है, उस राशि का मान है। ये एरिया उस राशि को दर्शाता है। समझ रहे हो। और याद होगा आप लोगों ने, आप ये देखो, ये पढ़ाया जाता है हमें, हमें 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, याद हो, 11th क्लास में पढ़ाया गया था हमें। याद करोगे अगर आप, तो 11th क्लास में पढ़ाया गया आपको। 11th क्लास में फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि ये जो एरिया होता है, ये दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेग ले लिया, ये टाइम ले लिया, और फिर कहा जाए जो एरिया होता है, वो इसका एरिया निकाल लो, आपकी दूरी निकल जाएगी। और आप फटाफट उस समय आंसर निकाल देते हो, ये 8/3, जैसे भी आपने निकाला। अभी आपने 82/3 निकाला, उस समय भी आपने 82/3 निकाल दिया। ये चीजें हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन चीजें हमारी आंखों के आगे से गुजरती है, हमें एहसास ही नहीं होता कि ये चीजें इतनी मायने रखती है। 11th में निकाला है, कोई भी 11th में फिजिक्स पढ़ा है तो उसने ये चीजें की हुई है, उसे दिखाया। वेग का ये ग्राफ नहीं देखे, मैंने आज नहीं दिखाया आप लोगों को, इससे पहले आपने 11th में ये ग्राफ देखे हैं कि इधर वेग ले लो, इधर समय ले लो, तो जो आपका क्षेत्रफल होगा वो दूरी के बराबर होगा। ये किया है आप लोगों ने, लेकिन क्या उस समय इस तरीके से समझा था, नहीं समझा नहीं था। तो चीजें तो किताबों में ही पढ़ी है, और किताबें बोल के नहीं कह सकती, किताबें बोल नहीं सकती, है ना, वो म्यूट है। वो तो खुद से ही समझना पड़ता है कि वो जो कह रहा है उसका मायने क्या है। वो जितना आप उसमें से मायने निकालेंगे, वो उतना निकलता जाएगा। ठीक है ना। हाँ, या तो समाकलन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। समाकलन से आप कुछ भी, एक्चुअली आप सम निकालते हैं। मैंने कहा ना, एक्स गुणा वाई का जो भी बनता है, एक्स और वाई के गुणनफल से जो भी राशि बनती है, उस राशि का मान निकलता है इससे। तो समाकलन आपका हर जगह काम आता है। आपको तो कोई ना कोई राशि तो निकालनी होती है, तो समाकलन आपका हर जगह काम आता है। समाकलन इसीलिए तो कहते हैं समाकलन हर जगह। आज जब आप 11th में पढ़ते हैं और फिजिक्स शुरू होती है, तो पहले ही आपका टीचर आपको समाकलन करना सिखा देता है। आपको वो समाकलन करना सिखाता है। याद करो, छोटी क्लास 11th में आप पहली बार आते हैं, तो 11th में 2-3 समाकलन के फॉर्मूले वो आपको शुरू में सिखा देता है कि यार ये समाकलन के फॉर्मूले सीख लो, ये जो समाकलन के फॉर्मूले ये सीख लो। क्यों, हमें बार बार जोड़ करना पड़ेगा। और जोड़ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें राशि, कोई ना कोई राशि तो निकालनी होगी। निकालनी होगी तो समाकलन के जरिए निकालेंगे, क्योंकि समाकलन वो जोड़ करके दे देगा हमें। तो बस वही करवा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी वही हो रहा है। जब आप समाकलन पढ़ रहे हो, ये किसी ना किसी चीज को बना रहा है, किसी ना किसी चीज को ज्ञात करके दे रहा है। एक्स और वाई जिस चीज को बना रहे हैं, ये उसका मान दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका अर्थ है। तो इसलिए हर बार आंसर पे मत आ जाया करो कि फटाफट या 82/3 हो गया। हर चीज मायने रखती है, हर चीज मायने रखती है। हर चीज जो आप पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ अर्थ है उसका,
कोई ना कोई सेंस है। ठीक है 82/3 आंसर आ गया वो ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना, वो इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। फिर आंसर आ गया ठीक है, अगला सवाल किया आंसर आ गया ठीक है, अगला गया। ऐसे आंसर हमारे 11th से आते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आया। जैसे एक भी छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटा सा एक एग्जाम्पल था, तो स्कूल की बात बताता हूँ। एक स्कूल की बात है, मेरा जो बच्चा जो भी पहले वाली जिस स्कूल में भी पढ़ता था, अभी तो स्कूल चेंज करने का विचार है, तो उस स्कूल में मैं यही करने गया। तो उन्होंने क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, तो उसको 20 तक के पहाड़े याद करने के लिए दे दिए। तो 20 तक के पहाड़े याद करने के दे दिए, फिर उसको बढ़ा के 30 तक कर दिया कि 30 तक पहाड़े याद करो, तो 30 तक पहाड़े बना दिए। तो शुरुआत में कुछ दिन तो मुझे पता नहीं था, फिर एक दिन बच्चा आया, उसको पहाड़े जब मैंने पूछे तो उसने कहा कि पापा मुझे 30 तक याद है। तो 30 तक मैंने उसे सुने, मुझे खुद भी 10 तक याद नहीं है, तो उसने 30 तक सुना दिए और मैंने वो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन गुणा कर करके मैंने सुन लिया और मुझे समझ में आ गया। अब मैं खुश नहीं हुआ उस बात से, मैं भयंकर दुखी हुआ। मैंने कहा यार ये 30 तक के पहाड़े आते हैं इसको। मैं स्कूल में गया, स्कूल में जाके मैंने कहा कि आपने 30 तक के पहाड़े याद करवा रखे हैं। तो मैडम ने कहा वो अच्छी बात तो है सर, आपका बच्चा 30 तक के पहाड़े जानता है। मैंने कहा ये तो गलत है, ये गलत है, ये कितने दिन टिकेगा, ये 30 तक के पहाड़े कितने दिन टिकेंगे, अगले 1 साल बाद में ये 10 पे पहुंचने वाला है। आप इसको 30 तक नहीं, आज 50 तक याद करा दो, ये छोटा बच्चा है इसको नहीं पता, पढ़ा दो, ये 50 तक पढ़ लेगा। लेकिन सोच के तो देखो टिकेंगे कितने दिन, ये पहाड़े कितने दिन टिकेंगे, कितने दिन टिकेंगे। इससे अच्छा था आप 10 तक पढ़ाते और 11 का 12 का बनाना सिखाते, वो जिंदगी भर इसके साथ चलता। आप इसको बनाना सिखाते पहाड़ा, अगर पहाड़े बनाने सिखा देते तो जिंदगी भर चलता, और जिंदगी भर लोग पहाड़े ही बनाते हैं, याद कोई नहीं रखता। आज हम इस जिस एज पे हैं, आप लोग भी पढ़े, कितने लोग हैं जो फॉर्मूले याद, किसको पहाड़े याद है, बनाते ही तो हैं। तो बनाना सिखा दो ना, जिंदगी भर के लिए पीछा छूट जाएगा। मैं कहा यार फिर वो आए, बोले पहला गार्जियन ऐसा मिला जो ये कह रहा है कि इतने मेरे बच्चों को पहाड़े क्यों याद करवाए। तो मैंने कहा सही है, मेरे बच्चे का दिमाग भर दिया बिना मतलब में फालतू की चीजों का। 10 तक के पहाड़े याद करवाते और उसके बाद में बनाने सिखा देते इसको। क्या 30 तक मतलब पढ़ाने का तरीका ही नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, आते हैं 30 तक के पहाड़े? नहीं, तो फिर तो आप कैसे बनाते हो? मतलब बनाते हैं, तो जब आप बनाते हो बच्चे को बनाना सिखा दो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जो गलत सिखा रहे हो ना बच्चों को, वो फिर आगे तक गलत जाता है। तो वहीं से ठीक करो। खुश होने की बात नहीं होती कि आपने सवालों के आंसर मिला दिए, आप खुश हो रहे हैं कि अच्छा मैंने तो आंसर मिलाना सीख गया। नहीं, ये चीज लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो क्यूरियोसिटी थी, वो जो अच्छी चीज थी, वो तो गायब हो गई और बच गया कचरा। उत्तर मिलाने वाला, आंसर मिला दे, आंसर तो आप मैंने जैसे कहा सदियों से मिलाते आ रहे हैं, आप सदियों से आंसर मिलाते आ रहे हैं। इसलिए सिर्फ आंसर ना मिलाएं, कहानियों के सार में भी जाएं, निचोड़ में भी जाएं, जो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी चीज है ये। इसलिए आपके भी कोई परिवार में कोई बच्चा पढ़ रहा है और पहाड़े याद कर रहा हो, तो मैडम के पास आप भी चले जाना और कह देना मैडम ऐसे मत करो, ये गलत चीज मत करवाओ, बच्चे को 40-40 तक के पहाड़े याद मत कराओ, कोई काम के नहीं है वो। 10 तक करवा दो याद, परफेक्ट है, उसके बाद में बनाने सिखा दो। मुझे हाँ, मैं पहले स्कूलों में पढ़ाता था, स्कूल वाले भी नहीं झेलते थे मेरे को। पर वही बात है, स्कूल वाले निकाल नहीं सकते थे, मजबूरी वही थी जो मैं हमेशा कहता हूँ। बच्चे पसंद करते थे, बच्चे नहीं निकालने देते थे, वरना स्कूल वाले तो मतलब स्कूल वालों का मन तो यही करता था इसको सबसे पहले निकालो, इसको मतलब पहला टारगेट में ही था कि अगर निकालना, अगर ऑप्शन मिल जाए इसका, तो सबसे पहले इसी को निकाले। क्योंकि वही बात है, थोड़ा सा क्रांतिकारी जो होता है वो प्रॉब्लम देता है। लेकिन गलत नहीं था मैं, गलत मैं आज भी नहीं हूँ, है ना, गलत आज भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, वैसे मेरा धंधा चल गया, ये भी ठीक है। स्कूल वाले आज नहीं तो कल निकालते ही। आ जाओ, 1 - sin 2x। देखो, अच्छी चीजें दूर तक जाती है, दूर तक सिर्फ अच्छी चीजें जाती है, ये लाइफ का अनुभव है। ये हो जाएगा, इसको अपन होल स्क्वायर बना देंगे। sin² x प्लस cos²x। ये रहा। अब इस सवाल में क्या बात है, ये हमारा हो गया sin² प्लस cos² -2 sin x cos x। अब इसे ध्यान देखो, यहाँ पे 2 होल स्क्वायर बनेंगे, एक बनेगा साइन माइनस कॉस का, एक बनेगा कॉस माइनस साइन का। कौन सा बनाना है, कौन सा बनाना है? मान लो आपको कोई सा भी नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन सा बनाना है, आप जो चाहे वो बना लो, बस मोड लगा देना, मोड आपके हर दुख को हर लेगा। इसीलिए हम जब भी अंडर रूट से बाहर चीजों को निकालते हैं,
मोड लगा देते हैं, क्योंकि मोड लगाने से हमारा जो गलत है वो सही हो जाता है। कि बाई चांस हमने a माइनस बी का बनाना था, हमने b माइनस ए का बना दिया, या b माइनस ए बना दिया, या a माइनस बी बना दिया। मोड हमारी उस गलती को ठीक कर देता है। जब हमें टाइम मिलेगा हम इसको सही कर लेंगे। अभी हमें नहीं पता कि साइन माइनस कॉस बना या कॉस माइनस साइन बना, इसलिए मोड लगा दो। अंडर रूट से बाहर जब भी कोई चीज को लो मोड लगा दो। कारण दिक्कत क्या आती है, ये देखो, ये दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है, वो ये वाली दिक्कत है। जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को। आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब ये दो चीजें बनाता है, यहां से आपकी ये दो चीजें बनाता है। आप चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो, वही बात आएगी, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही होता है। ये दोनों होल स्क्वायर सेम होते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम अंडर रूट से बाहर आने वाले हैं। हम अंडर रूट से बाहर आने वाले हैं, और जैसे हम अंडर रूट से बाहर आएंगे तो इस केस में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया तो ये a माइनस बी बाहर आएगा, और इस केस में b माइनस ए आएगा। तो सही आंसर a माइनस बी है या b माइनस ए? सही आंसर कौन सा है? सही आंसर कौन सा है? ऐसे बाहर कौन आएगा, a माइनस बी आएगा या b माइनस ए आएगा? तो भाई सही आंसर वो है जो प्लस का है। जो प्लस का है वो सही आंसर है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर जब भी कोई चीज आती है तो वो प्लस होती है। बस इतना पता है कि जो प्लस का है वो सही है। और दोनों प्लस हो नहीं सकते, दोनों प्लस हो नहीं सकते। अगर a बड़ा हुआ b से तो ये प्लस होगा, और अगर b बड़ा हुआ a से तो ये प्लस का होगा। एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो इनमें से जो प्लस का है वो सही है। जो प्लस का है वो सही है। प्लस हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो भी चल जाएगा, माइनस नहीं चलेगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर माइनस नहीं आता। अंडर रूट से बाहर माइनस नहीं आता। अंडर रूट से बाहर माइनस नहीं आता। तो गलत कौन सा है? जो माइनस दे रहा है। जो माइनस दे रहा है वो गलत है। बस पहचान करने का आसान तरीका है कि जो भी माइनस दे रहा है वो गलत है, वो नहीं आएगा, उसका उल्टा आएगा। अब जैसे इस केस में आ गए, इस केस में आएंगे तो हमारे पास दो आएंगे। एक आएगा साइन माइनस कॉस, एक आएगा कॉस माइनस साइन। यहां से दो बाहर आएंगे, एक साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन आ गया। दोनों में से सही कौन सा? जो मैंने बताया कि सही वही है जो प्लस देगा। सही वो है जो प्लस देगा। और हमारा एक्स का मान कहां से कहां तक है? ये है हमारा एक्स का मान, 0 से पाई बाई 4 तक। 0 से पाई बाई 4 तक देखो कौन प्लस देगा। 0 से पाई बाई 4 के बीच में कौन प्लस देगा और कौन माइनस देगा? 0 से पाई बाई 4 तक साइन जो होता है वो हमेशा कोस से छोटा होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। कॉस साइन से बड़ा होता है, ये प्लस आएगा। इसका मतलब सही कौन हुआ? ये हुआ। ये होता है तरीका पकड़ने का। गणित गलत नहीं है, गणित गलत नहीं है, वो हो ही नहीं सकती गलत, वो गलत हो ही नहीं सकती। तो गलत कौन हो सकता है? जो यूज कर रहा है। जो यूज कर रहा है उसका अधूरा ज्ञान जो है वो परेशान कर सकता है। तो साइन माइनस कोस का स्क्वायर हो, कोस माइनस साइन का बनाओ, दोनों बनाओ आप स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो मन में है वो बनाओ, लेकिन टिकेगा वही जो प्लस का होगा। कारण क्योंकि अंडर रूट एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। अंडर रूट एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, इससे बाहर आने वाला आंसर नॉन नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बस फिर देखो उनमें से कौन है जो आपको नेगेटिव दे रहा है वो गलत है, जो पॉजिटिव दे रहा है वो सही है। तो कॉस माइनस साइन। और हमें कैसे पता चला कि कॉस माइनस साइन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? क्यों? क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें तो उससे आपको जवाब मिल जाएगा साइन और कॉस के। 45 डिग्री तक अगर हम ग्राफ देखें तो ये है हमारा साइन का ग्राफ, और ये है हमारा कॉस का ग्राफ। ये है साइन का, ये है कॉस का। और 45 डिग्री तक यहाँ पे हो आप, 45 डिग्री तक आप यहाँ हो, तो आपको दिख रहा होगा कि पीले वाला ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे है। पीले वाला मतलब कॉस और ग्रीन वाला मतलब साइन। तो कॉस ऊपर है साइन नीचे है, यानी कॉस बड़ा है और साइन छोटा है। देखो 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक हमेशा येलो बड़ा है ग्रीन छोटा है। लेकिन अगर आगे चले जाते तो 90 डिग्री तक, 45 से 90 के बीच में क्या होता? 45 से 90 के बीच में, 45 से 90 के बीच में ग्रीन बड़ा हो जाता, येलो छोटा हो जाता। तब आपका ये सही होता और ये गलत होता। तब ये सही होता, ये गलत होता। जमी बात? ये बात समझ में आई?
कितना मतलब कितनी बारीकियां हैं, कितना अच्छे से इसको बुना गया है। दोनों गलत कोई नहीं है, एक बार कोई गलत नहीं है, जैसे मैंने कहा दोनों सही है, लेकिन आपको वैलिड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि फिलहाल के लिए कौन एक्टिव है, फिलहाल के लिए कौन जरूरी है। तो फिलहाल के लिए कॉस माइनस साइन जरूरी है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से π/4 तक कॉस साइन से आगे चलता है, इसलिए कॉस बड़ा रहता है, साइन छोटा रहता है, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप π/4 से π/2 आ जाते तो 0 से अगले π/4 से π/2 चले जाते तो ये sin x माइनस कोस एक्स ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तब ये वाला सही होता। और अगर मान लो यही सवाल सीधा 0 से π/2 तक होता, सीधा एक साथ यही क्वेश्चन 0 से π/2 होता तो क्या करते? अब क्या होता? अब कमाल होता, अब और भी कमाल होता। और कमाल ये होता कि हमें पता है कि 0 से 45 तक इसका नियम अलग है, इसका बड़ा छोटा अलग है, और 45 के बाद में इसका बड़ा छोटा अलग है। तो हम इसकी लिमिट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं कि 0 से लेकर 45 तक अलग आने वाला है और 45 से लेकर 90 तक अलग आने वाला है। तो इस सवाल के दो टुकड़े बनाते, इस सवाल के दो टुकड़े बनाते कि 0 से लेकर 45 तक, 0 से लेकर 45 तक कॉस माइनस साइन आएगा, और 45 से लेकर 90 तक साइन माइनस कॉस आएगा। समझ रहे हो मैंने कितनी मजेदार है, कितना अच्छा, मतलब कितनी ये लॉजिकल, कितनी है, कितनी लॉजिकल है ये। आप क्यों टुकड़ों में तोड़ते हो? कहीं ना कई लोगों को लगता है जब आप लिमिट पढ़ाई जाती है कि लिमिट तो तोड़ देना, क्यों तोड़ देना? मजबूरी, मजबूरी में तोड़ना पड़ता है, वरना क्यों तोड़े? मजबूरी में तोड़ना पड़ा, यहाँ पे हमें मजबूरी में तोड़ना पड़ा। कई बार आपने याद होगा कि समाकलन में जब पहला रूल बताया जाता है कि लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हो, है ना, शुरुआत में आपको याद होगा कि यह बताया जाता है कि लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हो, कि अगर आपको ए से लेकर बी तक करना है तो ए से लेकर C1 तक कर लो, C1 से लेकर C2 तक कर लो, C2 से C3 तक कर लो। तो ये चीजें तो आपको बताई जाती है। वो क्यों किया जाता है, उसका बड़ा कारण ये होता है कि भाई कई बार सवाल आपका ऐसा होता है कि उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, कुछ हिस्से में कोई अलग बिहेव दिखाता है, अलग हिस्से में अलग बिहेव दिखा रहा है, तो इस हिस्से में आपको सवाल को तोड़ना पड़ता है। जैसे इसी क्वेश्चन को लिखो, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक अगर आप जाओगे तो आपको दो बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं। एक बार तो 0 से 45 तक तो आपका कॉस माइनस साइन आएगा, क्योंकि उस समय कॉस बड़ा है, साइन छोटा है। फिर 45 के बाद में हो रहा है ये कि साइन बड़ा हो रहा है, कॉस छोटा हो रहा है, तो इसलिए आपको दो हिस्सों में इसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर पूरा 0 से 90 एक साथ जाओगे तो आप अंडर रूट खोल ही नहीं पाओगे, आपका अंडर रूट खुलेगा ही नहीं, अंडर रूट बाहर ही नहीं आएगा। क्योंकि आप 0 से लेकर 90 तक एक साथ खोलना चाहोगे तो आप नहीं खोल पाओगे। क्यों? एक साथ खोलोगे अंडर रूट खुलेगा, अंडर रूट मांगेगा प्लस का। 0 से 90 तक कोई नहीं है जो हमेशा प्लस रहे, 0 से 90 के बीच में ये वाला कोई प्लस मिलेगा आपको? अगर 0 से 90 तक एक साथ चेक करो आप, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई 0 से 90 तक एक साथ प्लस का है ही नहीं। ये सिर्फ 45 तक प्लस है, 45 के बाद में ये माइनस हो जाता है, ये 45 तक माइनस है, 45 के बाद प्लस होता है। तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 90 तक कंटिन्यू प्लस चले। इसलिए अब आपको इसे दो भागों में तोड़ के करना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? समझ में आई ये चीज, ये कैसे होता है? अब यही सवाल है, ये आगे 0 से 90 के लिए बना देंगे, यही तो बना देंगे। यहाँ आप यहाँ तक बनाया, कल इसको 90 तक बना देंगे, उसके बाद में हो सकता है पाई तक बना दे। सवाल यही चलते हैं, चीजों को घुमा घुमा के थोड़ा बड़ा छोटा बदलते रहते हैं। हाँ जो cos 2x का हो गया हमारा sin 2x/2
साइन 90 का मान 0, 1। सवाल नंबर 33, 0 से लेकर 1 तक साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। टू टेन इनवर्स एक्स, 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, जीरो से 1 तक टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप इसका कर चुके हम समाकलन, नहीं इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, टेन इनवर्स एक्स का किया था क्या, खंड से लगाना पड़ेगा इसका। तो पहले इसका समाकलन निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो इसके साथ में गुणा में 1 मान लेते हैं, 1 का आपका एक्स आ गया, टेन इनवर्स एक्स बाहर आ जाएगा, खंड से लगा रहे हैं हम, टेन इनवर्स एक्स बाहर आ गया, 1 का समाकलन एक्स हो गया, माइनस फिर टेन इनवर्स एक्स का हो गया, जो कि हो गया आपका 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स का हो गया एक्स, 1 का हो गया एक्स, और डी एक्स आ गया। अब इस पे एक बार आपको टी मान के करना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, बराबर डी टी बाई 2। एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई 2, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब लिमिट रख देना 0 to 1, 0 to 1। पहले अपर लिमिट 0 और 1 कर देता है, यहाँ पे 0 1, पहले 1 रखोगे तब हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बटा 2 log 2, पाई बटा 2 माइनस log 2। तो ये आपका ए आ गया ना। अच्छा ठीक है, वो सुनीता कह रही डबल कर दो। देखो डबल भी समझो, डबल के विज्ञान को भी समझो कि ऐसे नहीं होता कि हर चीज को आप डबल कर सकते हैं। डबल भी आप तब कर सकते हैं, डबल भी आप
तब कर सकते हैं जब चीज एक ही चीज दो बार हो। एक चीज दो बार हो तो डबल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि 5+5, तो आप ये कर सकते हैं कि 5 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 दो बार है। 5 दो बार है इसलिए 5 को 2 से गुणा कर दिया। 5 को दो बार जोड़ने के बजाय आपने 5 को 2 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि 5 दो बार था। क्या ये चीज अब भी काम करेगी अगर एक 5 और एक 6 हो? अब ये कर दूं 2 × 5? अब नहीं, अब नहीं करेगी। तो पहले आपको ये श्योरिटी लेनी पड़ती है, इस बात की गारंटी लेनी पड़ती है कि जो पहली चीज है आपकी जो भी है वही चीज दूसरी है, सेम चीज दूसरी दोबारा आ रही है, तो फिर आपका दुगना काम करता है, वरना दुगना काम नहीं करता। वरना दुगना काम नहीं करता। एक्स में एक्स जुड़ेगा तो ही 2x होगा। सेम चीज जुड़ रही है तो वो दुगना हो गई है। एक्स में वाई होगा तो फिर ये 2x नहीं होगा। तो पहले ये कंफर्मेशन करना कि वो दूसरी चीज भी सेम है। जब तक वो गारंटी नहीं क्रिएट होती है कि वो दूसरी चीज भी सेम है, तो फिर आप डबल नहीं कर सकते। फिर आपको इससे अलग निकालना होगा, उससे अलग निकालना होगा, फिर जोड़ना होगा। अगला सवाल, ये है cos x बटा 3 cos x प्लस sin x। हाँ, हाथी प्लस हाथी इक्वल टू 2 हाथी। cos x बटा 3 cos x प्लस sin x। क्या करें इसमें? इसमें एक काम करते हैं, cos से गुणा कर दें। क्या राय है इसमें, क्या करना चाहिए? क्या करें इसमें? cos से ऊपर गुणा कर दें, cos से नीचे गुणा कर दें, फिर बाद में दोबारा cos स्क्वायर से गुणा भाग कर दें, बहुत बड़ा हो जाएगा। तीन से गुणा होके भी काम नहीं बनेगा। 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 cos x बन जाएगा। फिर अगर हम फिर अगर हम साइन जोड़ दें, साइन घटा दें, ना भाई, तो नहीं बैठेगा। करो, चलो आप लोग करके देखो फिर। आप लोग देखो आपका तरीका कौन सा काम करता है। उत्तर मिलाओ। समाज में दिक्कत ये आती है कि कौन सा तरीका छोटा रहेगा, ये परेशानी हो जाती है। कौन सा तरीका छोटा रहेगा? अरे वाह भाई सुधांशु, अरे वाह भाई सुधांशु, बढ़िया, बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत ही बढ़िया।
मेरे दिमाग में भी वही चल रही हूँ, मैंने भी वही लाग रही कि वो सब में से बेस्ट वही है, क्योंकि 10 आ रहा पर जावा हो जैसी, लेकिन लंबो है, 10 वाला लंबा है। अर्धक वाले का तो आगे समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे बढ़ेगा कैसे, तो अर्धक वाला तो नहीं बैठेगा। उसके बाद में योगेश कह रहा है 3 से गुणा कर दो, तो वो कोई काम कौन देवे, ऊपर 3 cos x हो जैसी, फिर साइन को की कर, वो भी कौन बैठे। तो अब बात मेरे तो ही सेट लग रही है। इन सारे तरीकों में एक तो है, दो तरीके समझ में आ रहे हैं। एक तो वो है कि भाई आप पे 10 स्क्वायर बना के 10 बना के 10 और सेक बना के करो, एक वो, एक ये वाला जो सुधांशु जो बता रहे ये तरीको भी बढ़िया है। चलो पहले आप लोग करो अपने हिसाब से। परिमीकरण से कौन नहीं हुई है सवाल, परिमीकरण से कौन नहीं हुई है, हम परिमीकरण को कोई गिल्लो ही कौन नहीं। है ना, इनमें जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि ऊपर वाला को बराबर करो a गुणा नीचे वाला, a गुणा नीचे वाला प्लस b गुणा नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन। इस तरीके से ऊपर वाले को दो भागों में डिवाइड कर लो, ऊपर वाले को दो भागों में डिवाइड कर लो, नीचे वाला और नीचे वाले का अवकलन। ये इनमें सबसे छोटा तरीका होगा। इसमें आपका ऊपर वाला जो है इस तरीके से दो भागों में टूट जाएगा, तो एक तो नीचे वाला सेम टू सेम आ जाएगा, एक बार नीचे वाले का अवकलन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस के गुणांक देखें, कॉस कॉस का गुणांक, कॉस के गुणांक की तुलना करें। इस साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस का गुणांक 1 है, और इस साइड में कॉस का गुणांक है 3a और b, 3a प्लस b। फिर है साइन का गुणांक, साइन का गुणांक, साइन का गुणांक इधर है नहीं, 0 हो जाएगा, इधर आपका a आ गया और इधर माइनस का 3 भी आ गया। ठीक है, यहां से आपका a बराबर 3 भी आ जाएगा, तीन भी आते ही 9 भी आ गया, 9 और 1 10 भी आ गया। a का मान 3 भी रखते ही b बराबर 1/10 और a बराबर 3/10। इसमें क्या होगा, आपका सवाल सीधे ही दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, सीधे ही दो भागों में डिवाइड हो गया, 3/10। एक बार तो सीधा पूरा का पूरा सवाल से सवाल कट जाएगा, ये वाला नीचे वाला कट गया, सिर्फ dx आ गया 0 से लेकर π/2 तक। एक वाले में सीधा अवकलन होके कट गया, सीधा अवकलन हो जाएगा, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में आ जाएगा, और वो log t आ जाएगा, तो ये log वाला आ जाएगा, सीधा लिख दूं, ये इसमें x आ जाएगा, यहाँ तो सीधा ही पूरा कट गया, सीधा dx का x आ गया, वहां पे log x आ जाएगा, ये सारा कट जाएगा, log x आ जाएगा। नीचे वाला t होगा, ऊपर वाला dt में आ जाएगा, वो log t हो जाएगा, और आपका नीचे वाला जो है वो log में आ जाएगा, log 3 cos x प्लस sin x। ये हो जाएगा 3π/20, और ये हो जाएगा log b का मान है 1/10। ठीक है, 3/90, साइन का मान 1 माइनस 0 रखने पर log 3, और b का मान है हमारा 1/10।
3π/20 माइनस 1/10 log 3। सी वाला ये अच्छा तरीका है इसके लिए, बाकी शायद और कोई भी तरीका लगाओगे और लंबा ही जाएगा ये। और कोई भी अगर हम वो 10 वाला लगा के देखें कि 10 में चेंज करें और करें तो वो लंबा ही जाएगा। यही मात्र एक तरीका है जो सबसे छोटा रहेगा। टी मान के होगा नहीं ये, सीधा टी मान के बैठेगा नहीं। अगर टी मान के करोगे तो भी ऊपर वाला 3 cos साइन, उसको टी मान के बनेगा कैसे ये। बाकी 10 करोगे तो लगता है लंबा होगा 10 वाला। लास्ट में कुछ नहीं है, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप अलग अलग करोगे ये आपका कट जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ पे आपका नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में आ जाएगा। तो ये सवाल आपका ऐसे बन जाएगा, a बाहर समाकलन dx प्लस 1/t dt, b बाहर है। ये ऐसा सवाल बन जाएगा। यहाँ पे वो हो गया ना सीधा। यहाँ पे ये जब ये वाला नीचे वाला दोनों के साथ आएगा, क्योंकि आप इस कोस की जगह ये लिखेंगे, इनको उठाकर इस कोस की जगह लिख देंगे, कॉस की जगह ये आ जाएगा। जब कॉस की जगह ये आएगा तो ये जो नीचे वाला है पहले इसके साथ अलग होगा, कट जाएगा, इसके साथ कटेगा, पूरा कट जाएगा, ए बचेगा खाली, ए और dx बचेगा, dx का x आ जाएगा। फिर इसके साथ आएगा, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका अवकलन ही है। नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में आ जाएगा, दूसरा वो बन जाएगा। a dx का x हो जाएगा प्लस b log t हो जाएगा, t का मान वापस रख देंगे, ये आ जाएगा। और यही इसमें सबसे छोटा तरीका पड़ेगा, और वो अगर 10 वाला करेंगे तो लंबा पड़ेगा, है ना। अगला सवाल, 0 से लेकर 1 तक x tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। इसमें हो जाएगा tan इनवर्स x को t मान लो, एक बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, और x का मान रख दो, x बराबर 10t, ऊपर वाले x की जगह 10t आ जाएगा। ये 3/2 पावर है, एक पावर तो चली जाएगी dt में, आधी पावर बचेगी, उसकी जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर आएगा, जो कि बाहर आके 1 प्लस 10 स्क्वायर sec t बन जाएगा इंटू dt। ये साइन बटा कॉस, ये 1/cos, ये बचेगा सिर्फ साइन t। लिमिट चेंज कर दो, 0 रखने पर 0, 1 रखने पर π/4 साइन t का माइनस कॉस t। ज़्यादा काट दिया, अच्छा वो 10 तो खा ही गया, एक t खा गया साथ वाला। यह जगह t साइन t, 0 से लेकर π/4। अब खंड से लगा दो, खंड से लगाते ही t को तो रखो अवकलन में और इसे रखो समाकलन में, तो t साइन t का माइनस कॉस t, 0 से π/4 माइनस t का अवकलन 1, साइन t का माइनस कॉस t का वापस से साइन t, 0 से π/4 π/4 रखने पर माइनस बाहर π/4 1/√2, 0 रखने पर 0, 1/√2 माइनस 0, 1/√2 कॉमन ले लो,
1 माइनस पाई बाई 4। सी आंसर आ गया। हाँ, टी कम है। ये भी उसी का भाई है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर 0 से लेकर 1/√2 तक साइन इनवर्स एक्स बटे इसे आधी पावर और 1 पावर 2 भागों में तोड़ लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और साइन इनवर्स एक्स को t मान लिया। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर t, ये आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ये आ जाएगा 0 से लेकर π/4 तक ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया आपका कोस स्क्वायर टी, और ये dt 0 से π/4 t सेक स्क्वायर टी का tan t माइनस टी का अवकलन 1 सेक स्क्वायर का tan t का log सेक t। π/4 माइनस सेक π/4 का मान √2 log √2, 0 रखने पर सारा 0 हो जाएगा। π/4 माइनस log √2, तो ये आपका a आ जाएगा। π/4 माइनस 1/2 log 2। ठीक है। यह 0 से लेकर π/4 तक √10x प्लस √cot x dx। जीरो से π/2 और 10 को आप लिख दोगे रूट साइन एक्स बटा रूट कोस एक्स बटा रूट साइन एक्स। तो इससे आपका लघुत्तम वघुत्तम लेने के बाद ये सब बहुत सुंदर सवाल था। ये पता है, ये बहुत बूढ़ा सवाल है, ये मेरे से भी बूढ़ा है, इसकी उम्र मेरे से भी ज्यादा है। मतलब मैंने भी इसको पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा, और मेरे दादा शायद परदादाओं ने भी अगर मैथ्स ली होगी तो उन्होंने भी पढ़ा होगा। इतना पुराना सवाल है ये। आप सबसे पुरानी किताबें अगर आप देखें, एनसीईआरटी देखें, आपको एनसीईआरटी में ये सवाल मिल जाएगा। और उससे पीछे आप पीछे जाके देखें, जो आरबीएससी वाली जो बहुत पुरानी किताबें हैं उनमें भी आपको ये सवाल मिल जाता है। मतलब इसका मतलब ये सवाल कम से कम आज के दौर में 60-70 साल पुराना है। मतलब इससे भी ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और ये और अच्छा सवाल है, ये आज भी अच्छा सवाल है, मतलब बंदा टिका हुआ है। बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर सी ट्रिक लगती है जब आप इसको ये बनाते हैं ना। यहाँ पे देखो एक सुंदर सी ट्रिक लगेगी और फिर ये सवाल खुलता है। दिखने में बहुत सुंदर है, टैन और कोट दोनों आ रहे हैं, तो अपने आप ही अच्छी फीलिंग आती है कि टैन आया है, कोट आया है, दोनों एक साथ आए, है ना। अवध में राम आए, वैसी फीलिंग आती है कि दोनों एक साथ आए हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको उतने ही प्यार से करते हैं, √2 से गुणा और √2 का भाग। और ये देखना, अब यहाँ देखना, यहाँ जाके जो है ना, ऐसी ट्रिक जो दिल जीत ले।
यहाँ जाके यहाँ हमारा खेल होगा हल्का सा एकदम बड़ी सुंदरता से। ये हुआ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे हमने एक हल्का सा खेल खेला, वो ये है कि एक जोड़ा और एक घटाया, एक जोड़ा और एक घटाया। ये देखो, एक जोड़ा और एक घटाया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, फिर तार जोड़िएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर इसके तार कनेक्ट करिएगा कि ऐसा करने का कारण क्या है। ये देखो, ये हो गया। उसके बाद आपको ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये इसको आपको होल स्क्वायर बना देना है साइन माइनस कॉस का, साइन माइनस कॉस का, जो कि बन जाएगा ये देखो, ये यहाँ पे ये बन गया आपका साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ये देखो, अब ये हुआ, अब यहाँ पे आपने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लिया। ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स बराबर डी टी। ये देखो, ये आपका ऊपर वाला आ गया डी टी में, और नीचे वाला आ गया अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, जो कि बन गया आपका साइन इनवर्स टी। जीरो से लेकर पाई बाई फोर। इस सवाल को जब आप करते हैं ना, इस सवाल को जब आप करते हैं तो वो वाली फीलिंग आती है, कई बार लगता है साला अपनिच भगवान है ना, वो डायलॉग है, कौन सी मूवी का है मुझे पता नहीं। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे सवाल जब आप कर लेते हैं तो ऐसा लगता है, कई बार ये फीलिंग आती है कि अपनिच भगवान है, मतलब मैं ही हूँ भगवान, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन देखो आपने, कितना शानदार खेल खेला, दो से गुणा किया, फिर एक जोड़ा एक घटाया, फिर आपने बनाया, फिर आपने टी माना, डी टी में बैठ गया, मतलब खुद से ऐसे कर रहे हैं तो फील आ रहा है कि यार मैं ही हूँ वो, इस सृष्टि का निर्माता मैं ही हूँ। एक सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड ही सही, इतने सेकंड के लिए वो वाली फीलिंग आती है कि बस मैं ही हूँ, ईश्वर कोई और नहीं, अहम अहम ब्रह्मास्मि है ना, मैं ही हूँ ब्रह्म, तो मैं ही ब्रह्म हूँ कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट हूँ। कई बार जब सवाल निकल जाता है, जब आपको अच्छा सवाल होता है, जब आप निकाल लेते हो, तो एक बार कुछ सेकंडों के लिए ये वाली फीलिंग जरूर आती है कि मैं ही हूँ, कोई और नहीं है यहाँ पे। तो ये सवाल कितना सुंदर है ना, इतना मतलब कितना पुराना सवाल है लेकिन कितना सुंदर है, कितना बेटर तरीके से देखो हमने कैसे इसको बनाते हैं, है ना। ऐसे फील आता नहीं है कि मुझे पता नहीं, मुझे ये जब ऐसे सवाल कई बार निकल जाते थे ना, अब तो थोड़ा समझदार हो गया हूँ, अब तो बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब पहले छोटा था, जब सवाल निकाला करता था, ट्वेल्थ की बात करूँ, ट्वेल्थ में या ग्रेजुएशन के दौरान जब आप होते हैं सवाल निकालते, तो कोई सवाल अच्छा सा सवाल, बहुत बढ़िया सा सवाल जब आप कर लेते हैं, तो अंदर से एक फीलिंग आती है, यार मैं ही हूँ बस, कोई धरती पे कोई नहीं है, जो हूँ मैं ही हूँ, मतलब इस सृष्टि का रचयिता मैं ही हूँ, अपनी उंगलियों पे दुनिया चलाता हूँ कुछ सेकंड के लिए। अगला सवाल आता है, वापस धरती पे आ जाते हैं, वो ठीक है। अगला सवाल वापस धरती पे ले आता है, लेकिन एक सवाल ऐसा आता है जो अचानक ऊपर चढ़ा देता है कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोग को आती है नहीं आती मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो आती है। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी, कोई सवाल निकल जाता था, और वो भी अच्छा सवाल, ऐसा वैसा नहीं, कोई अच्छा सवाल मैंने कर दिया, तो मतलब एक बार तो भ्रम होने की फीलिंग आती थी, लगता था कि मतलब शंकराचार्य जी सही कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, उस खुशी का वो कॉन्फिडेंस देता है वो आपको। अब गणित में ऐसा ही होता है, एक सवाल कॉन्फिडेंस देता है, एक वापस भी लेता है, एक देता है एक लेता है, एक सवाल आपको कॉन्फिडेंस देता भी है और एक ले लेता है वापस। तो यहाँ बनावट देखो उसको, कि जैसे टेन को रूट साइन अपॉन रूट कोस लिखा, रूट कोस अपॉन साइन लिखा, लघुत्तम लिया, ये खुल गया, ये आया, फिर ये आ गया, फिर दो से गुणा अंडर रूट दो से गुणा अंडर रूट दो का भाग दिया, फिर यहाँ कितना सुंदर किया, एक जोड़ा एक घटाया, चाहते तो
+1 के साथ भी रख सकते थे इसको, +1 के साथ भी रख सकते थे, लेकिन -1 के साथ रखा। क्यों? क्योंकि कूटनीति का हिस्सा था हमारा, है ना? हमारी जो विदेश नीति थी उसका हिस्सा था ये, कि नहीं माइनस के साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि दूर तक देखें तो ये जो रणनीति है, ये जो कूटनीति है, ये दूर तक जाएगी। एक को अगर -1 के साथ 2 sin x को रखेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा तो t मानूंगा, dt आ जाएगा। ऐसा लगता है सब कुछ मेरे ही बस में है, मैं ही कर रहा हूँ जो कुछ है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है, मतलब मैं ही चला रहा हूँ, समय का पहिया मैं ही चला रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे आ जाता है, फिर आपने इसको टी माना, लीजिए। अच्छा यही सवाल पता है, अगर यही सवाल सेम सवाल अगर यहाँ माइनस आता, अगर ये माइनस आता, ये माइनस आता, तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, फिर पता आप क्या करते? फिर आप ये करते कि प्लस वाला 1 दे देते इसको, फिर इसको प्लस वाला दे देते। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस होगा तो अवकलन माइनस में आएगा, बीच वाला प्लस होगा तो अवकलन माइनस में आएगा, उस समय आप माइनस वाले के हिसाब से सेट कर लेते। मतलब आपके 2 सवाल यहाँ पे तैयार हो जाते, आपके यहाँ पे 2 सवाल तैयार हो जाते। माइनस का आएगा तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाओ, और ऊपर प्लस आया है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाओ। है ना? तो ये चीजें अच्छी है, बढ़िया है ना? गणित है, उतार चढ़ाव रहते हैं, एक सवाल होता है, एक सवाल नहीं होता है। तो यार चलो आज बस क्लास को ऑफ करते, कितना हो गया? हाँ क्लास को विराम करते हैं, क्योंकि अगली क्लास का फिर समय हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर।